थैंक यू काजी साहब। मंचा से सभी अतिथिगण और पंडाल में उपस्थित सभी मूल निवासी बहुजन समाज के क्रांतिकारी साथियों, जैसा कि आज हम लोग भारतीय संविधान दिवस मनाने जा रहे हैं, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ और उसे संविधान सभा में अंगीकार किया गया, स्वीकार किया गया और उसे एक तरह से मान्यता दी गई। तो 26 नवंबर 1949 को एक तरह से कहा जाए तो भारत के अंदर एक नए संविधान का जन्म हुआ, बर्थ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और भारत का जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनकर के उस दिन लागू हुआ, मतलब एक तैयार हुआ, उसके अंदर एक नए भारत का उदय हुआ। ये अपने आप में एक समझने वाली बात है। हिंदी में ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। लग तो सब पढ़े लिखे रहे हैं, देहात के लोगों को हो सकती है, लेकिन सारे पढ़े लिखे लोग बुलाए साहब ने। तो ये भारत के लिए एक नया संविधान था और संविधान के अंदर एक नया भारत था। और ये 1949 के 26 नवंबर के दिन हुआ, लेकिन इस देश के अंदर दुख की बात कहें या विडंबना कहें, इस देश में 65 साल तक इस दिन को कभी याद नहीं किया गया। 65 ईयर्स। 15 अगस्त को खूब ढोल बाजे बजाए, 26 जनवरी को भी थोड़ा ड्रामा कर लिया कि या तो छुप छुप करके असलियत को छुपा करके, लेकिन थोड़ा कर लिया। लेकिन जिस वजह से 26 जनवरी और 15 अगस्त का दिन मनाया जाता है, उस दिन को ही भूल गए। ऐसा क्यों हुआ? संविधान दिवस मनाना, संविधान को अच्छा कह देना, संविधान बनाने वालों की थोड़ी बड़ाई कर लेना, उनके थोड़े गुणगान कर लेना, इससे काम चलने वाला नहीं। क्या था ऐसा कि उस दिन को 65 ईयर तक, अब तक भी उसको छुपाया गया होता अगर राष्ट्रीय मूल निवासी संघ ने पहल ना की होती। 2015 में राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के माध्यम से 26 जनवरी को हरियाणा के पानीपत में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया हमारे द्वारा, राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के द्वारा। और उस कार्यक्रम में हमने डिक्लेयर किया कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाएंगे। और जैसे ही ये खबर सरकारों तक गई, तो सरकार ने, यानी कि भारत सरकार ने डिसीजन लिया कि संविधान दिवस मनाया जाएगा। पहले तो कहा स्कूलों में मनाया जाएगा, फिर थोड़े दिन बाद एक और नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें कहा कि ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज में मनाया जाएगा। और उसके बाद सितंबर के आते आते उन्होंने कहा कि अब ये पार्लियामेंट में मनाया जाएगा और स्पेशल सेशन बुलाकर मनाया जाएगा। और वर्तमान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने अपने स्पीच में पार्लियामेंट में कहा कि मुझे मेरे कुछ साथियों ने याद दिलाया कि 26 नवंबर भी एक दिन है जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मोदी जी कह रहे हैं मुझे किसी ने याद दिलाया। याद तो तुम्हें तब भी दिलाया जा सकता था जब गुजरात के अंदर सीएम थे, तब भी मना सकते थे। चलो ऑल इंडिया लेवल पे नहीं मना सकते थे, गुजरात में तो मना सकते थे, नहीं मनाया। कोई कहावत है ना कि जब नाक पकड़ते हो तो मुंह खुलता है। नाक पकड़ोगे तो मुंह खुलेगा। राष्ट्रीय मूल निवासी संघ ने नाक पकड़ा तो मुंह खुला।
और उसी दिन उस सत्र के अंदर अपने अभिभाषण में बंगाल के ही आपके जो समय तत्कालीन राष्ट्रीय क्या बोलते हैं राष्ट्राध्यक्ष ही कहेंगे हम तो, राष्ट्रपिता क्या पति, ये सब तो उनके बनाए हुए हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उस समय अपने अभिभाषण में कहा कि 65 साल बाद पहली बार भारत के अंदर संविधान दिवस मनाया, और उसके बाद ये परंपरा शुरू हुई। तो मुझे लोगों ने कहा कि साहब आप कह रहे थे हम मनाएंगे, ये तो भारत सरकार मना रही है। मैंने कहा हमने तो कहा ही इसलिए था कि भारत सरकार मना ले, भारत सरकार नहीं मना रही थी तभी तो हमने कहा, और अब भारत सरकार ने मना लिया तो हमें क्या जरूरत है। लेकिन देश भर के साथियों ने कहा कि नहीं, हमें भी मनाना चाहिए। तो हमने 2016 में रामलीला मैदान पर चलो दिल्ली का नारा देते हुए और संविधान के सम्मान में मूल निवासी मैदान में इस नारे के साथ हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम आयोजित 26 नवंबर 2016 को किया। तो साथियों, ये जो बात आपको मैं एग्जांपल दिया इसलिए नहीं दिया है कि ये श्रेय हमें मिले, या इसलिए नहीं दिया है कि हम लोग अपनी बड़ाई आपके सामने करने आए। हम आपको बताना ये चाहते हैं कि क्यों 65 साल तक इस दिन को छुपा कर रखाया गया, या क्यों उसको नहीं मनाया गया, और आज पूरे देश में गली गली और मोहल्ले मोहल्ले में मनाया जा रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है भारतीय संविधान के बनने की प्रक्रिया जब शुरू होती है, वहीं से पहली बात तो भारतीय संविधान बनने की बात आती है तो संविधान सभा में बाबा साहब अंबेडकर को नहीं जाने दिया जाता है, उनको चुनाव हरा दिया जाता है, जिसका जिक्र यहां काफी साथियों ने किया है। मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन काम की चीज समझ में आ जाती है, और उसका श्रेय भी यहीं को जाता है। आपके बंगाल को ही, तो आज बांग्लादेश में शामिल है, लेकिन बंगाल को ही जाएगा, और खास करके मुस्लिम भाइयों को जाएगा, सिखों को जाएगा, कि बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में भेजा। जो लोग ये कहते थे कि डॉक्टर अम्बेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे तो क्या, खिड़कियां भी बंद है, जब बाबा साहब अम्बेडकर की एंट्री हो गई संविधान सभा में, अब आप कल्पना करो कि उनका क्या हाल हुआ होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसा भेड़ बकरियां का बाड़ा होता है, उसके अंदर अचानक से शेर घुस जाए तो भेड़ बकरियों की क्या हालत होती होगी, वही हालत बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान सभा में एंटर हुए होंगे तो उन बदमाशों की हुई होगी जो बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में आने ही नहीं देना चाहते। अब आप समझ सकते हैं कि क्यों नहीं आने देना चाहते थे। वो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को रोक रहे थे, संविधान सभा में नहीं आने दे रहे थे, क्योंकि वे चाहते थे कि हमारी मर्जी का संविधान बने, हमारे अनुरूप संविधान बने। जो इस देश के अंदर सदियों से मनुस्मृतियों का संविधान इस देश में लागू था, वही संविधान देश में पुनः स्थापित हो। इसलिए ऐसे व्यक्ति का संविधान सभा में नहीं पहुंचना चाहिए। प्रयास करने के बावजूद भी बाबा साहब चले गए। अब शुरुआत होती है, जब मैं यहां एंटर हुआ था तो प्रियम्बल पढ़ा जा रहा था, और प्रियम्बल मुझे लगता है यहां पर तीनों भाषाओं में पढ़ा गया, इंग्लिश में पढ़ा गया, बांग्ला और इंग्लिश दोनों में पढ़ा गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भारतीय संविधान की जो आत्मा कहते हैं, या उसके अंदर जो कुछ भी उसका जो रूह है, वो प्रियम्बल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, और उसमें सारी चीज आ जाती है। उसके बावजूद भी अगर प्रियम्बल को इस तरीके से लिखा गया और प्रियम्बल में सारी चीज को समेट करके डाल दिया गया, तो क्या ये प्रियम्बल या उद्देशिका उन लोगों ने, यानी संविधान सभा में उपस्थित सदस्यों ने, और खास करके बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करने वाले लोगों ने ये तो नहीं कहा होगा कि डॉक्टर अम्बेडकर हमको तो लिखना नहीं आता है, आप चाहो लिख दो। इतना आसान तो नहीं उनको दिया होगा ना। जिनको संविधान सभा में ही आने से रोका जा रहा था, उनको इतना आसानी से तो नहीं कहा गया होगा कि
आप लिख दो। और बाबा साहब अम्बेडकर के वॉल्यूम जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर साफ जाहिर होता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 395 जो आर्टिकल लिखे और जो अनुसूचियां लिखी, उसके अंदर उनको जितना लिखने में जोर नहीं आया या लिखने में जितना उनको दिमाग नहीं खपाना पड़ा, उससे ज्यादा तो उसको स्थापित करवाने में, क्योंकि वो जो चीज भी मेहनत करके लिख के ले जाते थे वहां विरोधी खड़े हो जाते थे और बाबा साहब अम्बेडकर बड़ी मुश्किलों से उनको कन्विंस कर पाते थे, शांत कर पाते थे। तो ये इतना बड़ा मामला है, तो हम लोग कहां आना चाह रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाने का मतलब क्या है? और यहां बार बार अभी पूर्व वक्ता जो आपके मैं खास मेहमान यहां बुजुर्ग वरिष्ठ बोल रहे थे, मूल निवासी मानुष, हाँ, तो ये संविधान को अगर हम पढ़े तो संविधान के अंदर जो प्रियम्बल है उसके अंदर क्या लिखा, शुरुआत में क्या लिखा जाता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। मुझे पहले तो समझ में नहीं आता था, ये हो सकता है उन्होंने किस तरीके से लिखा हो, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना शुरू किया और कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा पढ़ भी लिया, समझ भी लिया, उसके बाद में पता चला कि बाबा साहब अम्बेडकर ने पहला वर्ड जो इस्तेमाल किया कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हिंदी में हम भारत के लोग, उसी समय बाबा साहब अम्बेडकर का इशारा मूल निवासी बहुजन समाज की तरफ था। वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये किसके लिखना चाहिए या लिखा जा रहा है, क्योंकि इसकी शुरुआत के लिए बहुत सारे डिबेट हुए, बहुत सारी चीजें आई। किसी ने भगवान का नाम लिया होगा, किसी ने राम का नाम लिया होगा, किसी ने कृष्ण का नाम लिया होगा, किसी ने अल्लाह का नाम भी लिया होगा, सभी लोगों ने कहा होगा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे कि मुझे अगर कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग का जिम्मा मिला है और अगर इस अवसर का भी मैं फायदा नहीं उठा पाया तो ठीक पूना पैक्ट की तरह फिर से मेरे लोगों का अधिकार मारा जाएगा। जैसे पूना पैक्ट में बाबा साहब अम्बेडकर ने सदियों की गुलामी को खत्म कर दिया था, लेकिन गांधी जी ने अनशन करके उन अधिकारों को छीन लिया। तो बाबा साहब अम्बेडकर दोबारा ये अवसर नहीं पैदा करना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि ऐसा दोबारा हो और फिर मेरे अधिकार, मूल निवासी बहुजन समाज के अधिकारों का हनन हो। इसलिए क्या होता है, बाबा साहब अम्बेडकर बड़ा सोच विचार करके कदम उठाते थे और वो कहते हैं संविधान सभा में कि चलो भाई तुम कह रहे हो कृष्ण का नाम, राम का नाम या और किसी का नाम कैसे भी कुछ भी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं संविधान सभा से कि संविधान आखिर लिखा किसके लिए जा रहा है? अब जवाब क्या था? लिखा किसके लिए जा रहा है? भारत के लोगों के लिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। तो सिटीजन ऑफ इंडिया भी बाबा साहब लिख सकते थे, हम भारत के नागरिक। शब्दों में बड़ा खेल होता है साहब, समझने वाले लोग चाहिए। हमारे लोग तो शब्दों का उपयोग करते हैं, शब्दों का विश्लेषण तो करना आता ही नहीं है, शब्दों को पैदा करना या शब्द बनाना ये तो उनके बस में ही नहीं है, लेकिन शब्दों को समझने में भी नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर जैसा उन्होंने कहा था कि भारत के नागरिकों के लिए लिखा जा रहा था, तो बाबा साहब अम्बेडकर शुरुआत कर सकते थे वी द सिटीजन ऑफ इंडिया, कर सकते थे हम भारत के नागरिक। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा, लिखा क्या? वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब ऐसा तो नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर को पता नहीं था, सारा पता था, लेकिन कुछ चीजें थी जहां बाबा साहब अम्बेडकर को भी रुकना पड़ता था। जैसे आज की तारीख, अभी अभी बात चल रही थी, थोड़ी सी बंगाली में थी लेकिन मैं समझ गया था कि दुश्मन को सीधा ठोको, घुमा फिरा के क्यों, सीधा मार दो सारे। हाँ यही बात है ना। अब वो सारे लोग जब आप जैसे पैदा हो जाएंगे तो मार दिया जाएगा। एक बार दिल्ली में बिठा, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आप जैसे लोग पैदा हो, लेकिन फिर भी आज की तारीख में लोग घुमाते हैं ना। कुछ लोग कहते हैं मनुवादी, कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मणवादी, कुछ लोग कुछ और कहते हैं।
और हमने तो ये बड़ी खोज कर दी, मैंने और नासिर ने खोज करके रख दी कि अब ये कोई ब्राह्मण है, वो आर्य है, कुछ नहीं है, ये सीधे यहूदी है। हमारा रिसर्च पूरा हो गया और ये यहूदी है, हमने फाइल कर दिया। तो बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे कि इस देश के लोगों को सदियों तक गुलाम बनाकर रखने वाला वर्ग कौन है, नस्ल कौन है। अगर मैं उस नस्ल को भी इसमें शामिल कर दूंगा, इन्वॉल्व कर दूंगा, तो ये लोग फिर से काबिज हो जाएंगे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर वी द सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं लिखते, वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखते हैं, जिसके लिए अभी वर्तमान में जो चर्चा में शब्द है वो है इंडिजीनियस पीपल ऑफ इंडिया। इंडिजीनियस पीपल ऑफ इंडिया यानी कि हर देश में इंडिजीनियस पीपल है, हर देश में। तो भारत के जो इंडिजीनियस लोग हैं उनके लिए बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी वो इनडायरेक्ट रूप से कह रहे हैं वी द इंडिजीनियस पीपल ऑफ इंडिया, वो ऐसा कह रहे हैं। तो यहीं से एक बात शुरू हो जाती है कि ये संविधान लिखा किसके लिए गया। अगर इस देश के इंडिजीनियस पीपल के लिए लिखा गया तो जो इस देश के इंडिजीनियस पीपल नहीं है, अर्थात विदेशी हैं, बाहर से आए हुए हैं, क्या वो इससे संतुष्ट होंगे? वो संतुष्ट होने वाले नहीं थे, तो सामने अड़े हुए थे। इसलिए जब भारत का प्रियम्बल, संविधान का प्रियम्बल लिख दिया गया, उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स लिखने की जब शुरुआत हुई तो पहला आर्टिकल आता है इस देश का नाम क्या हो, नाम क्या होना चाहिए। इसके ऊपर डिबेट चलती है और 17 दिन चलती है, एक आध दिन नहीं चलती, घंटे 2 घंटे नहीं चलती, 17 दिन डिबेट चलती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने सारा लिख कर रखा हुआ है। 17 दिन डिबेट होती है, उसके अंदर ये लोग हिंदुस्तान 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 चिल्लाते हैं, कोशिश करते हैं कि इसको हिंदुस्तान लिखा जाए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जानते हैं कि अगर इस देश का नाम हिंदुस्तान रह गया तो जिन लोगों के लिए मैं संविधान लिख रहा हूं उन लोगों के लिए कोई काम का नहीं रहेगा। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे कि ये देश जब तक धर्मनिरपेक्ष नहीं रहेगा तब तक इंडिजीनियस पीपल का भला होने वाला नहीं, मूल निवासियों का भला होने वाला नहीं। क्योंकि ये एक धर्म के अंदर चला जाएगा, जैसा कि अभी बात चल भी रही थी और सच्ची भी है कि जो कन्वर्टेड माइनॉरिटी शब्द आता है, तब लोग क्या सोचते हैं, कन्वर्टेड माइनॉरिटी का मतलब मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहीं तक समझ लेते हैं कि ये कन्वर्टेड माइनॉरिटी है। लेकिन फिर भी सीखने को बहुत मिलता, हमें भी सीखने को मिला कि इस देश के अंदर बहुत बड़ा वर्ग है जो कन्वर्टेड है और जिसको वो लोग हिंदू कहते हैं, वे कन्वर्टेड है। और कन्वर्टेड में एक बात और भी आती है कि ईसाइयों ने इस देश के लोगों को प्रलोभन देकर, लालच देकर के कन्वर्ट किया। और मुसलमानों पर तो सीधा आरोप लगता है औरंगजेब ने तलवार के बलबूते पर धर्म परिवर्तन कराया। लेकिन ये सारी बात झूठ है, झूठ के अलावा कुछ नहीं है। किसी भी धर्म में या धर्म के कन्वर्जन में कहीं पर भी जबरदस्ती नहीं हुई। सिर्फ जबरदस्ती हुई तो हिंदू कन्वर्ट करने में जबरदस्ती। जब इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं, जो गण व्यवस्था के लोग थे और बाद में उस गण व्यवस्था में बाबा बुद्ध का नाम आने से ही बहुत बुद्धिस्ट हो गए, बौद्ध को मानने वाले लोग थे, यानी जो लोग बुद्धिस्ट थे उनको हिंदू बनाया गया, ये जबरदस्ती बनाया गया। और इसके प्रमाण इस्लाम जबरदस्ती कबूल करवाया, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। क्रिश्चियन को जबरदस्ती क्रिश्चियन बनाया हमारे लोगों को, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। उनको अच्छा लगा और चले गए, उनको मालूम था यह समानता है, भाईचारा है, गले मिलते हैं, एक साथ उठते बैठते हैं, एक थाली में खाते हैं, अच्छा लगा चले गए। लेकिन यहां पर जो बुद्धिस्ट लोग हैं इस देश के मूल, उन लोगों को उनकी पहचान खत्म करने के लिए हिंदू कहा गया, ये ब्राह्मणों के द्वारा जबरदस्ती की गई।
और जबरदस्ती ही नहीं की गई, उनके ऊपर जबरदस्ती एक व्यवस्था को थोपा गया जो क्रमिक असमानता की व्यवस्था है, जो ऊंच नीच भेदभाव असमानता की व्यवस्था है, जो वर्ण और जाति आधारित व्यवस्था है, उसको थोपा गया। तो जबरदस्ती तो ये हुई ना, जबरदस्ती ये हुई। लेकिन कहते क्या है, अपनी गलती को छुपाने के लिए, अपने अपराध को छुपाने के लिए दूसरे पे आरोप लगा देते हैं कि ये, जैसे एनआरसी की बात आती है ना, सीए क्या है, एनआरसी क्या है, एमपीआर क्या क्यों होने जा रहा है, इसको समझो ना। बामशेफ ने जो इनकी नींव को हिला के रख दिया है ना, और इनका विदेशी होना साबित कर दिया है कि तुम इस देश के मूल निवासी नहीं हो, तो नागरिकता किसकी खतरे में पड़ती है? उन्हीं की पड़ती है जो इस देश के निवासी नहीं है। नागरिकता उनकी खतरे में पड़ती है। वो अपनी नागरिकता को खतरे में पड़ता हुआ देख करके दूसरे की नागरिकता को खतरे में डाल करके अपने पास में पावर लेता है कि मैं तय करूंगा कि कौन इस देश का नागरिक है। और इसी को समझने की कोशिश करनी चाहिए हमें कि हमारा दुश्मन कितना शातिर है, कितना धूर्त है। हो सकता है हमारे लोगों को हजारों साल एजुकेशन से दूर रख करके, वंचित रख करके इस सोच और उस काबिल नहीं हो बनने दिया कि बोलो, लेकिन आज तो हमारे पास अवसर है। आज तो अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन भी आज जिंदा है। आज तो हमारे महापुरुषों की विचारधारा हमारे पास है। आज बाबा साहब अम्बेडकर की विद्वता हमारे पास में है। तो क्यों ना हम इस चीज को उजागर करें कि वे लोग इतनी शातिरता और बदमाशी कैसे कर रहे हैं। खतरा हमें नहीं है, खतरे में हमें डाला जा रहा है, हमें डराया जा रहा है, ताकि हम अगर डर जाएं तो उनकी विदेशी होने की बात खत्म कर दें, छोड़ दें और अपने में उलझ जाएं। इस देश के अंदर जितने भी कन्वर्टेड लोग हैं, 99.99% भारत के इंडिजीनियस पीपल है। 0.01% कोई अवशेष रह गया होगा जो विदेशी आए थे, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुगल हो, चाहे XYZ जो भी आया होगा, वो कोई अवशेष रह गया होगा। लेकिन यहां भारत के अंदर कन्वर्टेड जो लोग हैं वो सारे के सारे लोग भारतीय मूल निवासी यानी इंडिजिनस पीपल है। और यही उनको मालूम है कि ये जो कन्वर्ट हो गए हैं ये हमारी व्यवस्था को नहीं मानते। जो कन्वर्ट हो चुके वो हमारी व्यवस्था को नहीं मानते। जब हमारी व्यवस्था को नहीं मानते तो हमने जो झूठ के आधार पर व्यवस्था को स्थापित किया है, तो इनको देख करके जिनको हमने गुलाम बनाया वो भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि क्यों, इनका तो कुछ नहीं बिगाड़ रहा, भगवान हमारा क्या बिगाड़ेगा। एक सवाल खड़ा होता है ना देख करके। तो जानते हैं कि व्यवस्था को नहीं मानने वाले लोगों के संपर्क में अगर ये आएंगे तो ये लोग भी इस व्यवस्था को ठुकरा करके दूसरी व्यवस्था अपना लेंगे। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, इसलिए वो हिंदू मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम करने के लिए भारत पाकिस्तान करते हैं। ये मसला है। इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अगर समझना है तो उसके अंदर पहला ही जो आर्टिकल फर्स्ट है, इंडिया दैट इज भारत। इंडिया और भारत नहीं है, यहां भी शब्दों में ध्यान देना पड़ेगा। अगर और अथवा जिसको हम बोलते हैं अथवा या और शब्द नहीं है यहां कि भारत या इंडिया। भारत भी कह दो या इंडिया भी कह दो, आपकी मर्जी। या यानी कि और नहीं, क्या डाला है, इंडिया दैट इज भारत। और वो क्यों डाला कि अगर यहां लिख दिया गया इंडिया और भारत तो इसके अंदर एक और भी लग सकता है, और हिंदुस्तान भी हो सकता है। अगर किसी को इंडिया कहने की छूट है, आजादी है, किसी को अगर भारत कहने की आजादी है तो किसी को हिंदुस्तान कहने की आजादी होगी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर क्या करते हैं, उनको मालूम है कि बदमाशी बंद होने वाली नहीं है, ये बदमाशी अंत तक चलेगी और ये इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर आर्टिकल फर्स्ट में लिखते हैं इंडिया दैट इज भारत। बहुत कुछ समझते ना, लॉक लगाया, चाबी अपने जेब में डाल दी, चल दिया सलाम। ठीक है ना, इंडिया दैट इज भारत। इसके अलावा कोई नाम इसका नहीं। जो अब तक इंडिया था भारत।
लेकिन इनको पता था, इसलिए इन्होंने भारत कम और इंडिया ज्यादा प्रचार में लाया, क्योंकि इनको मालूम था कि इनको हिंदुस्तान बनाना है तो पहले दो नाम रखो, दो नाम रखेंगे फिर एक नाम को कहेंगे ये तो अंग्रेजों का नाम है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए, इसकी जगह हिंदुस्तान कर दीजिए। हम तो समझते हैं ना इनकी एक गतिविधि, करवट लेते हैं ना, करवट भी पहचान लेते हैं, करवट क्यों ली। इसी मूर्खा चुतिया दिखाने के पता नहीं। हिंदुस्तान बनाने की प्रक्रिया कब शुरू होती है? जिस दिन इंडिया गेट इज भारत के आर्टिकल फर्स्ट वाला कॉन्स्टिट्यूशन भारत में लागू होता है, ठीक उसी दिन से हिंदुस्तान बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। और नेपाल की राजधानी काठमांडू में बैठ करके प्लान बनता है कि इसको हिंदू राष्ट्र कैसे बनाना है। और क्या होता है, स्कूल में एडमिशन लेने वाले हर बच्चे के लिए जय हिंद बुलवाया जाता है। हाजिरी में भी हम जब पढ़ते थे ना तो टीचर हमारा नाम बोलता था, हम खड़े होकर बोलते जय हिंद सर, जय हिंद। हम कविता बोलते थे, आखिर बोलते जय हिंद। हम चुटकुला बोलते थे, आखिर बोलते थे जय हिंद। जय हिंद प्रचार में लाया बच्चों के अंदर, पहले से स्कूल के अंदर से जय हिंद। आज भी टीचर और नेता कई जगह पर दो भी बोलते थे, जय भारत जय हिंद या जय हिंद जय भारत, लेकिन हिंद बोले बिना नहीं रहते। ये हिंद बुलवाने की प्रक्रिया उस समय से चालू। उनको मालूम था कि एक दिन हिंद बनाना है, इसलिए इनके दिमाग में हिंद डालो, इनके दिमाग में हिंद डालो, स्कूल से ही डालो। फिर इनको पता था कि हम बच्चों के दिमाग में चाहे कितना ही हिंद क्यों ना डालते, लेकिन एक समय आएगा जिस दिन इसका विरोध करने वाले लोग भी पैदा होंगे और हम हिंदुस्तान बनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे या उस प्रोसेस को लाएंगे। उस समय देश में एक बहुत बड़ा तबका जो अम्बेडकरवादी है या संविधानवादी है, वो एक इसके विरोध में सड़कों पर उतरेगा। और अगर वो सड़कों पर उतरेगा तो उसको रोका कैसे जाएगा? उसको रोका कैसे जाएगा? इतना बड़ा जन सैलाब जो भारतीय संविधान के आर्टिकल फर्स्ट के आधार पर भारत देश को हिंदुस्तान नहीं बनने देगा, हिंदुस्तान नहीं बनेगा, इसके लिए सड़कों पर उतरेगा। देखो सातिर दिमाग कहां से लगता है। संविधान के लागू होते ही उन्होंने जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां, चाहे होमगार्ड है, पुलिस है, चाहे बीएसएफ है, चाहे और कुछ भी है, पैरामिलिट्री है या फिर आर्मी है, सब जगह जय हिंद। संविधान के आर्टिकल फर्स्ट का उल्लंघन शुरू, आर्टिकल फर्स्ट का उल्लंघन शुरू। मैंने देखा आईपीएस अधिकारी को, जब हमारा 2016 में प्रोग्राम था 26 नवंबर का रामलीला मैदान में, तो मैं परमिशन के लिए गया, तो वो जो डीसीपी था उसने मेरे को कहा कि क्या भारत में संविधान लागू नहीं है? मैंने कहा लागू तो है लेकिन पूरी तरह लागू नहीं है। तो पूरी तरह कैसे लागू होता, साबित करके बता सकते हो? मैंने कहा आपके चैम्बर में बैठा हूं, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, वरना उदाहरण आपका ही दे दूंगा। बोला मेरा उदाहरण? मैंने कहा हाँ। आप संविधान को नहीं मानते? बोला मैं संविधान को नहीं मानता। बिल्कुल, थोड़ा साइलेंट धैर्य रख के सुनिए, गिरफ्तारी कर लेना, मैं आया हुआ जाऊंगा नहीं, भागूंगा नहीं आगे, लेकिन बताता हूं आपको कैसे आप उल्लंघन कर रहे हो या आपसे करवाया जा रहा है। तो मैंने उनसे कहा, मैं अगर आपके सामने अभी भी आप डीसीपी और सीपी अगर आ जाए या आपसे सीनियर ऑफिसर आ जाए तो आप क्या करोगे? बोला सैल्यूट करूंगा। सैल्यूट करते हो क्या बोलोगे? बोला जय हिंद बोलूंगा। मैं कहा दुनिया के नक्शे में हिंद नाम का देश कहां है? दुनिया के नक्शे में हिंद नाम का देश कहां है? यूएनओ में जो देशों की लिस्ट है उसके अंदर हिंदुस्तान नाम का देश कहां है? तो ये बात तो हमारे दिमाग में आई ही नहीं। मैं कहा आने दी ही नहीं। आएगी कहां से? क्योंकि तुमने अपने दिमाग का इस्तेमाल तो किया नहीं। पढ़ाई किया, ग्रेजुएट हुआ, ग्रेजुएट होने के बाद में कंपटीशन किया, कंपटीशन देने के बाद में आईपीएस में सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन होने के बाद ट्रेनिंग में भेज दिया, ट्रेनिंग में सीधा जय हिंदी सिखाया। जब ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा वही तो बोलोगे ना।
उस समय एक कांस्टेबल भी रिक्रूट होता है, एक आईपीएस भी रिक्रूट होता है अंडर ट्रेनिंग। तो जो उसको सिखाया जाएगा वही सारी जिंदगी भर बोलेगा। मैंने कहा सर इस देश के अंदर संविधान है और संविधान का आर्टिकल फर्स्ट कहता है इंडिया दैट इज भारत, और आप बोलते हो जय हिंद, आपके जूनियर अफसर आपके सामने बोलते हैं जय हिंद। ये संविधान के आर्टिकल 1 का उल्लंघन है, यानी संविधान द्रोह है, और ये संविधान द्रोह है तो ये राष्ट्रद्रोह है। क्या इसको राष्ट्रद्रोह की संज्ञा में लोगे? अगर काजी साहब कहीं खड़े होकर के 2 शब्द बोल देंगे देश के हित में या सरकारों के खिलाफ में, राष्ट्रद्रोही हो जाएंगे। 1 मिनट हो जाएंगे सब, राष्ट्रद्रोही हो जाएंगे। लेकिन जो राष्ट्रद्रोह सुबह उठकर करते हैं, रात को सोते वक्त तक करते हैं, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लागू नहीं होता, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह लागू नहीं होता। मसला ये इसलिए बता रहा हूं आपको, ये उदाहरण आपको मनोरंजन के लिए नहीं बता रहा हूं, वो आपको सीरियसली बता रहा हूं कि इस देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को इस देश में लागू हुआ, और जिस दिन संविधान इस देश में लागू हुआ ठीक उसी दिन काठमांडू की राजधानी में कर्नल वैद्या की अध्यक्षता में आरएसएस की मीटिंग हुई, और उस मीटिंग के अंदर रिजोल्यूशन पास किया बाकायदा कि भारत में लागू होने वाले संविधान को हम नहीं मानते। ये संविधान हमारा संविधान नहीं है। हम आज भी मनुस्मृतियों को ही हमारा संविधान मानते हैं और मानते रहेंगे, और इस देश में जल्दी से जल्दी इस संविधान को राष्ट्रपति नबूद करके और जल्दी से इस देश में मनुस्मृतियों को फिर से कायम करेंगे। और इसके बीच में अगर कोई भी अवरोध आएगा, लिखा रेजोल्यूशन में लिखा, मुशर्रफ साहब ने अपनी किताब में लिखा हुआ है, ऐसा मुशर्रफ साहब की बात किताब पढ़ी होगी आपने, हुए तक उसमें भी उन्होंने जिक्र किया है, और जो लैपटॉप करने ने पकड़े थे उसके अंदर वो सारे सबूत हैं कि वहां पर क्या क्या वहां पर लिखा जाता है कि अगर हमारा इस देश को हिंदुस्तान बनाने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में अगर कोई आरएसएस का आदमी भी अगर रुकावट डालेगा तो उसे संघ से निष्कासित नहीं किया जाएगा। क्या लिख रहे हैं? संघ से निष्कासित नहीं किया जाएगा, उसे मार दिया जाएगा। इतना बड़ा डिसीजन आपके संविधान के खिलाफ 26 जनवरी 1950 के दिन, जिस दिन देश में रिपब्लिक डे लागू हो रहा है, देश के अंदर गणतंत्र लागू हो रहा है, उसी दिन का फैसला। वे लोग इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं, वे लोग चाहते हैं कि इस देश के अंदर संविधान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ये भी जानते हैं कि हम मुट्ठी पर लोग हैं, 3.5% लोग हैं, हम इस देश के ऊपर इस संविधान के माध्यम से हुकूमत नहीं कर सकते, इसलिए इनको अपने व्यवस्था में डालना होगा वापस। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि भारत का संविधान सिर्फ संविधान नहीं है। आप अगर इसको संविधान मान लोगे कि देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है, वो संविधान ये होगा, ऐसा मान सकते हैं, लेकिन नहीं। इसको अगर संविधान को समझना है तो हमें थोड़ा सा बैक में जाना पड़ेगा, हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि भारत का इतिहास क्या है। इस देश के अंदर जो भी बाहर से आए उनकी वजह से मान लिया गया कि वो मुगल आए तो इस्लाम आ गया, क्रिश्चियन अंग्रेज आए तो क्रिश्चियनिज्म आ गया, सिखिज्म यहीं पर पैदा हो गया। लेकिन उससे पहले जैन और बौद्ध धर्म भारत में थे, और जैन और बौद्ध धर्म से भी पहले इस देश में कोई धर्म नहीं था। इस देश में भी कोई धर्म नहीं था, दुनिया में भी नहीं होगा। उस समय भारत की क्या व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को जानना पड़ेगा। वो व्यवस्था क्या थी? गण व्यवस्था। भारत में अंग्रेजों के आने से पहले अंग्रेजी वर्ड नहीं थे, मुगलों के आने से पहले, उधर से आने से पहले वो क्या नाम है, उर्दू के शब्द भी नहीं थे। तो भारत की जो मूल भाषा थी, पाली भाषा, वो भाषा चलती थी, प्राकृत भाषा थी, वही चलती थी। गण व्यवस्था, जिसको कबीलाई व्यवस्था भी कहते हैं, और गण व्यवस्था में भारत के हिस्ट्री में जितनी भी अब तक पुरातत्व द्वारा खुदाई हुई है, वहां हर एक चीज मिली है। अच्छे मकान मिले हैं, अच्छी व्यवस्था मिली है, सड़कों और नालियों की व्यवस्था मिली है,
अच्छे बर्तन और उसके अवशेष मिले हैं, अच्छे सिक्के मिले हैं, अच्छे औजार मिले हैं, लेकिन कोई भी अच्छा या बुरा हथियार नहीं मिला। हथियार नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि युद्ध की कोई संभावना ही नहीं थी गणतांत्रिक व्यवस्था के अंदर। गणतंत्र में युद्ध की जो है जरूरत जीरो के बराबर थी। इसलिए भारत का जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, इस गणतंत्रात्मक व्यवस्था को खत्म करने के लिए जब ये बाहर से लोग आए, आर्य कह दो या यहूदी कह दो, इन लोगों ने भारत में आकर के अपनी व्यवस्था कायम की। इस व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए, और उसका नाम रखा है इन्होंने वर्ण व्यवस्था। पहली बार जब भारत के अंदर बुद्धा से पहले जब भारत के अंदर व्यवस्था बनी, वर्ण व्यवस्था, वो त्रिवर्णीय व्यवस्था, चातुर्वर्णीय व्यवस्था नहीं। चातुर्वर्णीय व्यवस्था पुष्यमित्र शुंग के समय में हुई, जब मौर्य काल का अंत कर दिया गया और शुंग काल शुरू हुआ। वहां पर चातुर्वर्णीय व्यवस्था व्यवस्था की गई, और उसमें एक भारत के बहुत बड़े तबके को शूद्र के नाम पर वर्ण व्यवस्था में शामिल कर दिया, वरना 3 उच्च वर्ण के लोग हुए थे। और उसके बाद उनको पता चला कि ये लोग फिर भी कभी भी जाग सकते हैं, और इनके बीच में जो हमने 50-50 कर दिया है, ये एक हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने नया निर्माण किया, जाति व्यवस्था। और जाति व्यवस्था में सबसे पहले उन्होंने 12 जाति बनाई, क्योंकि काम ही 12 ही थे। पशु चराना काम था, खेती करना काम था, कपड़ा बुनना काम था, कपड़ा सिलना काम था, कपड़ा धोना काम था, बिजली का काम पानी भरना था, नाई का काम बाल काटना था, दर्जी का काम सिलना था। तो जो काम था उसी के अनुसार एक जाति बनी, और 12 काम थे और 12 जातियां बनी। और उन्हीं 12 जातियों को उन्होंने धीरे 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 करके आज भारत में 6743 जातियां, दो अंदर रिकॉर्ड जो 20 साल पहले बन चुकी, अभी और आगे बनेगी वो अलग है। इतने टुकड़े भारत के लोगों के किए जाति आधार पर, ताकि ये लोग संगठित ना हो, और संगठित नहीं होंगे तो हमारे गुलाम रहेंगे। ये व्यवस्था सबसे हुई तब से चल रही थी। उस व्यवस्था को तोड़ने के लिए हमारे कई महापुरुषों ने जन्म लिया और कईयों ने काम भी किया, जिसमें संतों का भी हम कह सकते हैं, नामदेव से लगा करके साहेब कबीर, गुरु नानक, जम्बेश्वर दसनाथ, धन्नाचार, पीपा दर्जी, जिसके अंदर गुरुचंद हरिचंद की बात भी कह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे महापुरुष अंत तक हुए हैं जिन्होंने इस व्यवस्था को बदलने का काम किया, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सफल नहीं हो पाए या होने नहीं दिया। और अचानक देश के अंदर अंग्रेज आते हैं, अंग्रेजों की वजह से जब बाबा साहब अम्बेडकर को अवसर मिलता है, तो बाबा साहब अम्बेडकर इनकी हजारों साल की, अर्थात 2200 साल की उस सड़ी गली व्यवस्था को खत्म कर देते हैं, और इस देश में गण व्यवस्था की पुनर्स्थापना करते हैं। भारत का संविधान सिंपली संविधान नहीं है, ये एक भारत की मूल व्यवस्था जो गण व्यवस्था है, उस गण व्यवस्था की पुनर्स्थापना है। कितनी ताकत लगानी पड़ी होगी उस महापुरुष को, कितना लड़ना पड़ा होगा, कितने लोगों का ब्रेन वॉश करना पड़ा होगा, कितने लोगों को कन्विंस करना पड़ा होगा कि उन्होंने अशोका काल की जो व्यवस्था थी, मौर्य साम्राज्य के साथ जो व्यवस्था खत्म हो गई थी, उस व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया और संविधान के माध्यम से किया। भारत का संविधान क्या है? इसीलिए तो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे कहते हैं, इसीलिए उसको कहते हैं गणतंत्र दिवस, क्योंकि उस दिन गणतंत्र देश में लागू हुआ। तो गणतंत्र आया कहां से? अमेरिका से आया नहीं, कोई इंग्लैंड से आया नहीं, गणतंत्र भारत का है। और भारत के गणतंत्र को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से वापस स्थापित किया। और अगर भारत का संविधान 100% इस देश में अगर लागू कर दिया जाए, तो ये देश 1 घंटे में बौद्धमय हो जाएगा, संपूर्ण बौद्धमय। इतनी बड़ी ताकत इस संविधान के अंदर है। आज हम भले ही किसी भी धर्म में रह करके हम लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे कि मेरे देश के इंडिजिनियस पीपल हर धर्म में हैं, क्योंकि उन्होंने उस व्यवस्था से परेशान होकर के इस्लाम ग्रहण किया, क्रिश्चियन बने, सिख बने, बहुत सारे। लेकिन है तो इस देश के मूल निवासी, तो मूल निवासी लोग हैं। अगर ये मूल निवासी लोग
अगर किसी एक धर्म को मान लिया तो मूल निवासी बढ़ जाएंगे और बाकी वाले गुलाम हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि देश धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। साथियों, बहुत बड़ी बातें हैं कहने के लिए और समय भी कम है और आप लोगों को परेशान हो गए, सुबह से बैठे लगता भूख भी लगी होगी और सुना था यहाँ बिरयानी भी बनी हुई है। तो मैं आपको एक बात बताकर अपनी बात खत्म करता हूं कि उन्होंने किस तरीके से इस दिवस के बारे में जब हमने चर्चा शुरू की थी, उसके बाद इन्होंने क्या पैंतरा खेला। 26 नवंबर को जो ताज होटल पे हमला होता है, ये कोई आतंकी हमला नहीं था, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। और यही बात हेमंत करकरे ने उजागर की थी। इसीलिए हेमंत करकरे को मारने के लिए ही कौन सी बात उजागर की थी? हेमंत करकरे ने मालेगांव बम कांड, मालेगांव बम कांड में आरएसएस का होना हेमंत करकरे ने साबित कर दिया था। इसलिए हेमंत करकरे को भी ठिकाने लगाना था और हेमंत करकरे को ठिकाने लगाने के लिए और मालेगांव बम कांड की चर्चा को बंद करने के लिए उन्होंने ताज होटल पे हमला करवा दिया। आपका दुश्मन क्या कर सकता है? अंदाजा लगाओ, क्या कर सकता है हमारा दुश्मन? एक बात को छुपाने के लिए इतना बड़ा कांड करवा सकता है और उसके लिए दिन चुनता है 26 नवंबर, जब उसको मालूम है इसे काला दिन घोषित करना है। ये भारत की मूल आजादी का दिन है। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान पढ़ो। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के आर्टिकल 95 में लास्ट में लिखा है कि इस देश के अंदर स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पूरी तरह से निरसन किया जाता है। यानी कि देश 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुआ। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा। असली आजादी हमें मिली तो सिर्फ 26 नवंबर को इस देश का संविधान बनकर तैयार हुआ, उस दिन मिली। ये हमारी आजादी का दिन है। इस आजादी के दिन को 65 साल तक मनाया नहीं और उसके बाद में घटिया हरकत करके उन्होंने इस दिन को बदनाम करने के लिए, काला दिन घोषित करने के लिए ताज होटल पे हमला करवाया। और ताज होटल का हमला सुनियोजित हमला था, कोई पाकिस्तान का कसाब नहीं था। भारत का एक लड़का था, जरूरतमंद लड़का था, उसको पकड़ा गया, तेरे को इतने पैसे दे देंगे। जब वो मीडिया के सामने आया, एक ही आवाज निकाली, मेरे साथ धोखा हुआ। उसके बाद उसको दोबारा कभी सामने नहीं लाया गया। और मैं तो ये भी बात गारंटी से कहता हूं, उसको फांसी हुई, ये भी झूठ है, फांसी भी नहीं हुई उसको। कितना षड्यंत्र इस देश में होता है। इसलिए साथियों, आज संविधान दिवस है। आज आप लोगों ने यहाँ पर हमारे जो क्या बोलते हैं इंडियन यूनिटी सेंटर के माध्यम से जो कार्यक्रम आयोजित किया, मेरे से 4 साल पहले हमारी मुलाकात इस साल से बॉम्बे में हुई थी। और उसके बाद में इन्होंने भी देखा, हमने भी देखा कि हम एक दूसरे के विचारों से करीब आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं। हमने भी इनकी ईमानदारी को देखा, इन्होंने भी हमारे काम को देखा। उसके बाद हम साझा तौर पे काम कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के अंदर आपको हमने सीसी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी का मेंबर भी रखा हुआ है। और जो यहाँ पर इंडियन यूनिटी सेंटर चल रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी है, हमें कोई ऐतराज नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियां भी हमारे समाज में है तो क्या उनको कोई हटाया निकाला नहीं जा सकता। इसको यहाँ मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय मूल निवासी संघ भी पूरी तरह से ताकत लगाएगा, पूरा सपोर्ट करेगा। और पूरी तरह से यहाँ तक नहीं, इसको इस साल का अभी मैं आपको संदेश देना चाहूंगा। इस साल का हमारा नेशनल कन्वेंशन, राष्ट्रीय अधिवेशन जो 19 तारीख से 23 तारीख तक कर्नाटक के बीदर शहर में होने जा रहा है, हैदराबाद से 100 किलोमीटर पास में, वहां होने जा रहा है। वहां पर भी काजी साहब और इंडियन यूनियन सेंटर जो है, यूनिटी सेंटर है, इसके माध्यम से वहां पर भी एक बड़ा कार्यक्रम साथ में रखा गया है। हम इंडियन यूनिटी सेंटर को पूरे देश में स्थापित करना चाहते हैं, नहीं पूरे देश में स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि देश के अंदर ऐसी बहुत ज्यादा राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टियां होती है जो भारतीय संविधान को लेकर या अपने महापुरुषों की असली विचारधारा को लेकर आगे बढ़ती है। उसको सपोर्ट करना, उसको आगे बढ़ाना, ये हमारी जिम्मेदारी है और हम इसे करेंगे। आपको भरोसा दिलाते हैं। आपने हमें वहां से यहाँ तक बुलाया और समय दिया, सुना धैर्य से और हमारी बात को आपने तवज्जो दी, इसके लिए और आपने जो मान सम्मान दिया उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।